और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए वहाँ साथियों से बात करते हुए उनके मुद्दों को समझते हुए आज यहाँ ये यात्रा पहुँची और 13 तारीख को कुशीनगर में ये यात्रा फिलहाल विश्राम करेगी और इसके बाद बिहार में फिर से हम शुरू करेंगे 2 अक्टूबर से और पूरे बिहार में घूमा जाएगा। साथियों, इस यात्रा का मकसद रखा गया है सद्भावना, जाति मुक्त समाज और संप्रदायों के बीच सद्भावना। हम नौजवानों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नौजवानों के बीच में मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। ये जो लड़ाया जा रहा है, ये जो नफरत पैदा की जा रही है, ये कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है, वो नौजवान को समझना चाहिए और हम नौजवान को वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए ये यात्रा है। जैसा नेहरू ने लिखा अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि मैं कई बार अचरज करता हूं कि दुनिया की कई सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन क्या बात है, कौन सी चीज़ है कि भारत की सभ्यता बनी रही। और नेहरू उसमें लिखते हैं कि मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि भारत की एक ही खासियत है जिसने इसे जिंदा रखा है, बचा कर रखा है, और वो खासियत है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और नेहरू कहते हैं कि अगर भारत को बचे रहना है तो उसे अपनी इस विशेषता को बना कर रखना होगा। तो एक तो वो बात हमें नौजवानों के बीच करनी होगी, कर रहे हैं हम। दूसरा, जिस तरीके से कबीर साहब ने अंधविश्वासों के खिलाफ अलग जगाई, तो हम कबीर साहब के चौरे पर भी गए और कबीर साहब जिस तरह कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई ना पूछे जे पीस खाए संसार। तो कबीर की भी ज़रूरत है कि नौजवान, जिस तरीके से अभी राय साहब ने बताया कि कैसे अंधविश्वास में उसको डुबाया जा रहा है, तो कबीर का मैसेज भी नौजवानों को समझ में आए। उसके लिए कबीर चौरे पर भी हम गए। संत रैदास की जो स्थल है काशी में, वहाँ भी गए और अब बुद्ध की समाधि पर जाएंगे। दोस्तों, ये जो नफरत फैलाई जा रही है और ख़ास तौर से हिंदू नौजवानों को आतंकवादी बनाने का एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, तुम जाओ और मस्जिदों के सामने जाकर डीजे बजाओ, वहाँ गंदी गंदी गालियाँ बको, जाकर के भगवा झंडा लगा दो मस्जिद के ऊपर, पथराव करो, दंगा फसाद करो। उसका एक मकसद तो ये है कि इस देश का नौजवान, जो बहुसंख्यक हिंदू नौजवान है, वो इतना मानसिक रूप से वहशी और नफरती बन जाए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी खत्म हो जाए और वो सरकार से अपने रोजगार, महंगी होती शिक्षा, अपनी छीनी जा रही जमीन, इन मुद्दों पर सवाल न कर सके। तो नौजवान को एक प्रोजेक्ट के तहत वहशी बनाया जा रहा है, उसको दंगाई बनाया जा रहा है। तो नौजवानों से वो बात भी हम कर रहे हैं। और मेरे साथ मुझे ये मौका मिला कि मैं ये देख सका हूं कि भारत की जो आज राजनीति है, जो नफरत फैलाने का पूरा प्रोजेक्ट चला रही है, वो असल में काम कहीं और कुछ और कर रही है। काम, खेल कहीं कुछ और चल रहा है और उस खेल को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान की नफरत का ये तमाशा किया जा रहा है। वो असली खेल चल रहा है आदिवासी इलाकों में। भारत की या दुनिया की राजनीति का मकसद होता है उस मुल्क की दौलत पर कब्जा करना। दुनिया भर में जो अमेरिका की फौजें जाती है, वो जाती है वहाँ की दौलत पर कब्जा करने, वहाँ के संसाधनों पर, खनिजों पर कब्जा करने या पेट्रोल पर, तेल पर कब्जा करने। तो सारी जो राजनीति है उसका मकसद है
दौलत पर कब्जा करना। और मुझे मौका मिला कि मैं उस इलाके में काम कर सका जहां पर राजनीति का असली मकसद वहां पर किया जा रहा है, जो इनका नफरत फैलाने वालों का मकसद है। तो क्या चल रहा है, मैं छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया है मैंने, और छत्तीसगढ़ में 650 गांव पूंजीपतियों के लिए जलाए गए, कई हजार आदिवासियों की हत्या की गई, कई हजार आदिवासी औरतों से सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक्टिविस्ट हूं, कुछ भी इल्जाम लगा दूं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार की संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 16 आदिवासी महिलाओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने प्राइमा फेसी एविडेंस रख दिए, जिससे यह साबित होता है कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किए। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बलात्कार की फाइल पर लिखा जाता है आरोपी बनाम राज्य। लेकिन अगर राज्य ही बलात्कार कर रहा हो, सरकार ही बलात्कार कर रही हो, तो आप फाइल पर क्या लिखेंगे? राज्य बनाम राज्य, सरकार बनाम सरकार। तो वहां सिस्टम कोलैप्स कर गया। और बलात्कारों की तो ये स्थिति है कि मेरी एक स्टूडेंट सोनी सोरी, उसको पुलिस ने उठाकर थाने ले गए, उसको नंगा किया, उसके प्राइवेट पार्ट में एसपी ने पत्थर भर दिए, और जब वो जेल गई उसको जेल में डाल दिया, नक्सली केस बना करके 7 केस इसके ऊपर बनाए। 7 केसों में वो बरी हो गई, बाइज्जत बरी हो गई। लेकिन जब उसको जेल में ले जाया गया और वो आत्महत्या करने का विचार कर रही थी, तो उसको एक आदिवासी लड़की ने कहा कि दीदी आप पढ़ी लिखी हो, आप लड़ो, हमारे साथ क्या हुआ है आप वो देखो, हमारे साथ इससे भी बुरा हुआ है। और वो लड़की, आदिवासी लड़की सोनी सोरी को बाथरूम में ले गई और अपना ब्लाउज खोलकर दिखाया। उसने दिखाया कि उसके निप्पल्स को पुलिस वालों ने बलात्कार करते समय दांत से काट के अलग कर दिए थे। उसने कहा ऐसी कई लड़कियां हैं, और यहाँ ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ 12 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़कियां, पुलिस वाले जाते हैं आदिवासी गांव में, लड़कियों को उठा कर ले आते हैं, 1-1 महीना उनके साथ, 2-2 महीना पूरा थाना बलात्कार करता है। लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है नक्सली कहकर। और मुझे ये खत के माध्यम से सोनी सोरी ने सूचित किया, मैंने वो खत सुप्रीम कोर्ट को दिया, और मैंने कहा अपने फेसबुक पर कि सोनी सोरी के द्वारा लगाए गए ये जो इल्जाम है, सरकार इनकी जांच कराए, और अगर ये आरोप झूठे पाए जाए तो सरकार मुझे जेल में डाल दे। लेकिन सरकार की तो हिम्मत नहीं हुई कि वो जांच करा ले। एक महिला जेलर, छत्तीसगढ़ की ही महिला जेलर, जो दलित महिला जेलर है, वर्षा डोंगरे, उसने कमेंट किया कि मैं खुद जेलर रही हूं बस्तर में, और मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं। जेलर ने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ऐसी लड़कियां वहां मौजूद हैं। और दुनिया की जेलों में इंटरनेशनल रेड क्रॉस जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जेलों में इंटरनेशनल रेड क्रॉस को जाने की इजाजत नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ की जेलें भर दी गई निर्दोष आदिवासियों से। मेरा एक साथी ओड़ोपी, वो गया और उसको वो बताता है कि 2 घंटे के लिए हमको सोने का मिलता था, क्योंकि जेलें खचाखच भर दी गई निर्दोष आदिवासियों से। और जब हमने इस बारे में 522 मामले हमने सरकार के खिलाफ कोर्ट में डाल दिए, तो बीजेपी का सबसे पहला बुलडोजर जो आज मुसलमानों के ऊपर चलता है, निर्दोष मुसलमानों के घरों पर, सबसे पहला बुलडोजर मेरे आश्रम पर चला था 2009 में। और उस हमारे आश्रम में हॉस्पिटल था, लाइब्रेरी थी, वो 16 एकड़ में आश्रम था, ट्रेनिंग सेंटर था महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का। उस पूरे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया गया। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की गई, और अंत में 2010 में मुझे कड़ी पार कर दिया गया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2010 तक का है, लेकिन अभी भी वहाँ ये बंद नहीं हुआ है। अभी पिछले साल आदिवासियों के गांव पर सरकार ने बमबारी की है, बॉम्बिंग, मोर्टार लॉन्चर से बॉम्बिंग करी है।
एक हफ्ते तक बॉम्बिंग करी है और मैं लगातार लिखता रहा सोशल मीडिया पर कि वहां बमबारी चल रही है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक कोई सरकार अपने नागरिकों पर बम नहीं बरसा सकती, लेकिन आदिवासी इलाकों में सरकार बॉम्बिंग कर रही है और सीआरपीएफ ने स्वीकार किया उसको। सीआरपीएफ ने कहा ये आदिवासी नक्सलियों को अनाज देते हैं। मैंने कहा वाह रे वाह, सीआरपीएफ के अधिकारियों, तुम्हें इतना नहीं पता कि आदिवासी साल भर के लिए अनाज नहीं उगा पाता है खाने के लिए। वो राशन की दुकान से अनाज लाता है तो साल उसका गुजरता है। और ऐसे बेवकूफ अधिकारियों को वहां बिठा दिया गया है जो कह रहे हैं कि नक्सलियों को अनाज देते हैं इसलिए हम इनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। तो लोगों के ऊपर बॉम्बिंग चल रही है। ये जो आदिवासी इलाके में चल रहा है ये अचानक नहीं हो गया है। भगत सिंह ने कहा था इसके बारे में, भगत सिंह ने कहा था, गवर्नर को लेटर लिखा था और भगत सिंह ने कहा था कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधन और उसके श्रम को लूटने के लिए उस पर एक सशस्त्र हमला किया है और ये लड़ाई चलती रहेगी, भले ही अंग्रेज चले जाएं और काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें मेहनत कश अवाम की जीत नहीं हो जाती। इसलिए हमने इस युद्ध का जवाब देने का फैसला किया है। इसलिए हमें युद्धबंदी घोषित किया जाए और फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। वो लड़ाई आज जारी है। आप जानते हैं कि इस समय हमारे सबसे ज्यादा सुरक्षा बल के सिपाही कहां हैं, अर्धसैनिक बल कहां है? वो आदिवासी इलाकों में। क्या करने गए? आदिवासियों को सुरक्षा देने गए? वो वहां गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? इसलिए कि भारत के संसाधनों को गरीबों के गरीबी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके? नहीं, वो गए हैं ताकि अमीरों की पूंजीपतियों की तिजोरियां भरी जा सके। यानी अमीरों के लिए गरीबों के खिलाफ हमारी सेनाएं भेज दी गई हैं जंगल में। और वो वहां क्या कर रहे हैं? हमारी सेनाएं क्या कर रही हैं आदिवासियों के खिलाफ? वो वहां पूर्ण युद्ध लड़ रही हैं जिसमें बम है, गोलियां हैं, हत्याएं, बलात्कार है। बलात्कार एक इंटरनेशनल वॉर टूल है, युद्ध का हथियार है, ताकि दुश्मन सेना की हिम्मत को तोड़ा जा सके। लेकिन भारत में हमारी ही जनता की के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार करती हैं हमारे सैनिक ताकि उनकी हिम्मत को तोड़ा जा सके। और जब हमने इस बारे में कोर्ट में हमने बात उठाई तो पिछले साल 2 साल पहले एक ऐसा मामला जिसमें 16 आदिवासियों का कत्ल किया गया था। 2 साल के बच्चे का सीआरपीएफ ने हाथ काट दिया था, उसकी मां के सिर में चाकू मार दिया था। वो तड़प रही थी, तब सिपाहियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, मरती हुई औरत के साथ। उस मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। मैंने कहा वाह रे वाह सुप्रीम कोर्ट। और मैंने कहा कि आप इसलिए जुर्माना लगा रहे हैं कि मैंने न्याय क्यों मांगा? मैंने कहा मैं नहीं दूंगा 5 लाख, जाओ मुझे जेल में डाल दो। और सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई कि आज तक मुझे जेल में डाल दे। तो ये हालत है। ये जो आदिवासी इलाकों में चल रहा है, ये इसे कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। लेकिन आपके लिए बुरी खबर यह है कि ये युद्ध आदिवासी इलाके में रुकेगा नहीं। पूंजीपति का अगला निशाना भारत की कृषि है। भारत आज जो आदिवासी इलाके में सीआरपीएफ बैठी है और जिस तरीके से वो वहां नागरिकों की हत्याएं कर रही है, बलात्कार कर रही है, वही मंजर आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी में और राजस्थान में देखेंगे। ये पूंजीवाद का युद्ध फैलेगा और ये पूरे देश में, ये आपके दरवाजे तक आएगा। आप इससे बच नहीं सकते और आप लड़ ना सके, जनता लड़ ना सके, इसलिए उसको अंधविश्वास में फंसाया जाता है, उसको हिंदू मुसलमान में बांटा जाता है ताकि पूंजीवाद के खिलाफ एक फैसला कुल लड़ाई खड़ी ना हो सके। इसलिए हम नौजवानों को बताने निकले कि ये पूंजीपति एक तरफ तुम्हारी जमीनें छीनेंगे, दूसरी तरफ तुम्हारा रोजगार छीन रहे हैं, लगातार रोजगार कम कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास न जमीन बचेगी न रोजगार बचेगा। और तीसरी तरफ ये बैंकों में रखा हुआ पैसा खा रहे हैं, न तुम्हारे पास बैंक में पैसा बचेगा, न जमीन बचेगी, न रोजगार बचेगा, न पैसा बचेगा।
तुम्हें कंगाल करने की योजना पर यह सरकार काम कर रही है। और तुम सोच रहे हो मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान से लड़ो। मुसलमान दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन ये पूंजीवाद है जो तुम्हें कंगाल कर देगा। मुसलमान तो तुम्हारा साथी है, वो तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेगा इस पूंजीवाद से। उसके साथ मिलकर के लड़ो, उससे मत लड़ो। तो नौजवान को यही बताने के लिए मैं निकला हूं और उम्मीद है और हमारी मुहिम है कि हम सब लोग मिलकर के इस खतरे को पहचाने, क्योंकि खतरा इतना बड़ा है कि इसमें पूरी जनता के अस्तित्व का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि अब हिंदू या मुसलमान इसमें से कौन जीतेगा, सवाल ये है कि हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। तो ये पूरी लड़ाई जो है इस हमारे देश की मानवता को बचाने की लड़ाई है, इंसानियत को बचाने की लड़ाई है, जनता को बचाने की लड़ाई है। लड़ाई चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए मेरे से तो रहा नहीं जाता है। और मैं भले ही कोई संगठन कोई पार्टी साथ ना दे, मुझे लगता है कि साइकिल उठाओ और निकलो और बात करो जनता से। और यहाँ आपके यहाँ जो आपने बताया कि 40 लोग जेलों में हैं, मुझे उसकी जानकारी है। अभी मनीष आजाद को जिस तरीके से पकड़ा गया एनआईए के द्वारा, और क्या कहा एनआईए के लोगों ने, तुम हिंदू होकर मुसलमानों के पक्ष में क्यों लिखते हो? यह अपराध है। एनआईए किस लिए पकड़ रहा है? तुम हिंदू होकर मुसलमानों के पक्ष में क्यों लिखते हो? यह अपराध है आज के इसमें। और एक लखनऊ एफआईआर करके दर्ज की गई है एनआईए के द्वारा, और उसमें लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है। यूपी में कौन सा आतंकवाद है भाई, कौन सा नक्सलवाद है भाई, कौन से पुलिस वाले को मार दिया, कौन से थाने को उड़ा दिया, कहां बम विस्फोट हो गया? कोई नक्सलवाद नहीं है यूपी में। लेकिन नक्सलवाद के नाम पर यहाँ कृपाशंकर को, यहाँ ब्रजेश कुशवाहा को, यहाँ पर अनीता सिंह उसकी गर्भवती पत्नी का गर्भपात हो गया जेल में। इतनी बुरी तरीके से उसको ट्रीट किया गया, जिसको बेड रेस्ट कहा गया था, दिया गया था। बिंदास होना उनकी पत्नी कृपाशंकर सिंह के 4 लोग, 4 एक्टिविस्ट, और उसके अलावा आपने जिनके नाम लिए वो सारे लोग, और 40 लोगों को जेल में डाल दिया। कौन सा नक्सलवाद है यूपी में? तो सरकार आपके यहाँ सीआरपीएफ को बैठाने के लिए भूमिका बना रही है, नक्सलवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ रही है, और उसके बहाने से आपकी जमीनों को, आपके रोजगार को छीनने का पूरा जो सशस्त्र हमला है वो करने की तैयारी कर रही है। आप लोग भी तैयार हो जाइए। वही तैयारी के लिए मैं घूम रहा हूं कि सब तैयार हो जाओ इस पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए और जनता को बचाने के लिए। बस यही मुझे कहना था।